चैप्टर 4 क्रिश्चय आव्या के बीच खामोश पल। आप सुन रहे हैं मेरी कहानी क्रिश्चय और आव्या इश्क का आगाज को बढ़ते हैं। अब इस कहानी में आगे की ओर सबसे ज़्यादा गौर करने वाली बात यह है कि जब एक कंपनी चित्रलोक एंटरटेनमेंट पूरी तरह से बैंकक्रप्ट थी, तो वह क्रिश्चय उपाध्याय ही था जिसने उस डूबती कंपनी के सारे शेयर खरीद लिए थे। लोगों ने फिल्म इंडस्ट्री में तो यहाँ तक बातें की थीं कि इसके साथ क्रिश्चय उसकी खुद की कंपनी और उसकी सेविंग दोनों ही डुबो देगा और ये बंदा सड़क पर नजर आएगा। लेकिन क्या हुआ? उसकी मेहनत इतनी ज़्यादा थी कि आज उसकी कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनियों में से एक है। तो आखिर क्रिश्चय उपाध्याय के बारे में कोई बात क्यों ना करें? बंदा है ही तारीफ के काबिल, ना कोई कंट्रोवर्सी, ना कुछ, वह सब तो ठीक है। लेकिन क्रिश्चय उपाध्याय के बारे में सुना है कि उसे लोगों से बात करना ज़्यादा पसंद नहीं है। वह अपना काम ज़्यादातर खुद से ही करना पसंद करता है। हालांकि इस बात में कोई शक नहीं है कि उसकी एबिलिटीज़, उसके लोग, उसके एक्टिंग स्किल्स इन दिनों फिल्म इंडस्ट्री में टॉपर हैं। उपाध्याय एंटरटेनमेंट कंपनी का सबसे बड़ा टाइटल मिस्टर इंडिया का है और बाकी उसकी पर्सनालिटी पर काफ़ी सूट करता है। बस देखना यह है कि इस मिस्टर इंडिया से शादी कौन करती है। बड़ी लकी होगी वह जो उसके लिए हाँ करेगी। वैसे तो 17 साल की उम्र में ही क्रिश्चय उपाध्याय ने एक्टिंग की दुनिया में डेब्यू कर लिया था। अब इस हिसाब से 11 साल हो चुके हैं, यानी क्रिश्चय उपाध्याय की उम्र 28 साल होनी चाहिए। अब इस उम्र में भी अगर उसकी शादी नहीं हुई तो उसके पास कोई गर्लफ्रेंड तो होनी ही चाहिए। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि उसके रिलेशनशिप के बारे में अभी तक कोई गॉसिप क्यों नहीं होती। वास्तव में वह अब तक सिंगल ही है। अरे यार, तुम्हारे गर्लफ्रेंड की बात कर रहे हो? मुझे तो लगता है कि अब तक उसके पास कोई ऐसी फ्रेंड भी नहीं है जो लड़की हो और जिसके साथ उसने कुछ किया हो। शायद वह लड़कियों में इंटरेस्टेड ही नहीं है। नहीं, वह ज़्यादातर समय अपना काम में ही बीतता है और शायद उसी का रिजल्ट है कि उसकी कंपनी इंडिया के बाहर न्यूयॉर्क में भी कई शो प्रोड्यूस कर चुकी है। एक पार्टी से बाहर निकलने के बाद कई लोगों के बीच कई सारी बातें होती रहीं। एक बात तो बिल्कुल सच थी, फिल्म इंडस्ट्री के सामने क्रिश्चय उपाध्याय का कैरेक्टर पूरी तरह से क्लियर था। लेकिन इस बात में भी सच्चाई थी कि उसकी सोशल लाइफ के बारे में बहुत ही कम लोग जानते थे। भीड़ में आव्या के पास खड़े एक शख्स ने, जिसके हाथ में कॉफ़ी का मग था, आव्या की तरफ देखकर पूछा, आव्या, क्रिश्चय इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गया? उसकी नई फिल्म कंप्लीट हो गई या शूटिंग अभी चल रही है? सवाल पूछने वाली शख्स कोई और नहीं बल्कि आव्या की मैनेजर सहर तोमर थी। वैसे सहर काफ़ी समय से आव्या की अच्छी दोस्त भी थी। हालांकि आव्या ने क्रिश्चय और अपनी सीक्रेट मैरिज को अब तक छुपा रखा था, लेकिन थोड़ी देर पहले ही उसने सहर को सब कुछ बता दिया था। इसीलिए सहर उसकी बात अच्छी तरह समझ रही थी। शायद यही वजह रही कि आव्या ने अपनी बात उसके सामने जाहिर की। आव्या ने सहर की बात का कुछ भी जवाब नहीं दिया, बस हल्के से सर हिलाया। सहर ने फिर जोर देकर पूछा, तुम बताना नहीं चाहती हो क्या? आव्या ने धीरे से कहा, आई डोंट नो। सहर ने आश्चर्य से देखा, अरे, तुम्हें उसने कॉल करके एक बार भी नहीं बताया कि वह न्यूयॉर्क से वापस इंडिया आ रहा है? आर यू सीरियस? आव्या ने सिर धीरे से हिलाया और कहा, हाँ, सच में उसने मुझे नहीं बताया। सहर के चेहरे पर अब समझ की झलक थी। वह सोच रही थी कि शायद यह सब दोनों शादी को छुपाने के लिए कर रहे थे, लेकिन अब वह समझ चुकी थी कि मामला कुछ और ही है। सहर ने पूछा, क्या तुम दोनों अपनी प्राइवेट लाइफ भी इसी तरह जीते हो या उसमें थोड़ा बहुत प्यार भी होता है? आव्या ने कोई जवाब नहीं दिया। सच्चाई तो यह थी कि आव्या और क्रिश्चय पिछले 5 महीनों से मैरिड कपल थे, लेकिन असल में एक दूसरे से अजनबी की तरह पेश आते थे। सोचते सोचते आव्या का चेहरा लाल हो गया। उसने होठों को दबाया और कहा, हाँ, पिछले 3 महीने से हमने एक दूसरे से बात नहीं की है और यही सच है। सहर धीरे से बोली, क्या कहा 3 महीने से तुम दोनों ने बात नहीं की? आव्या ने सिर झुकाया। सच तो यही है, हम इस सीक्रेट मैरिज के लिए मजबूर थे। हमारे दिल में कोई फीलिंग्स नहीं थी और ना ही कोई कम्युनिकेशन नॉर्मल था। लेकिन कहते हैं ना, लाइफ में कई चीज़ हमारी मर्जी से नहीं होती, यही उनमें से एक थी। आव्या और सहर स्कूल टाइम से अच्छे दोस्त थे। दोनों ने समय बिताया, एक दूसरे को समझा। सहर अब भी आव्या को समझने की कोशिश कर रही थी।
आव्या ने थोड़ी देर बाद गंभीर होकर कहा, आई डोंट नो, अचानक ऐसा क्या हुआ कि हमारे बीच इतनी दूरियां बन गईं कि अब हम अजनबी बन गए। दूसरी ओर क्रिश्चियन मिस्टिक ब्लूम होटल के पार्किंग में पहुंचा। उसकी मैनेजर व्योम ने कार गेट के पास ही पार्क कर रखी थी। क्रिश्चियन कार में बैठा और व्योम ने ड्राइविंग सीट संभाली। अगले ही पल कार मिस्टिक ब्लूम होटल से बाहर निकल गई। सुनते रहिए, इस कहानी में आगे क्या होता है। क्रिश्चियन और आव्या, इश्क का आगाज। चैप्टर 5। दिल की उलझने तो चलिए, मेरे साथ एपिसोड 5 की तरफ। व्योम कई सालों से क्रिश्चियन का मैनेजर था और उसके साथ इतने लंबे समय से काम करने के बाद यह गेस करना कोई बड़ी बात नहीं थी कि क्रिश्चियन का मूड इस समय बहुत ज़्यादा खराब था। क्योंकि जब उसने क्रिश्चियन के लिए कार का दरवाज़ा खोला तब उसके चेहरे का एक्सप्रेशन उसके गुस्सैल मूड को साफ जाहिर कर रहा था। वो उसके माथे पर पड़ रहे एक एक छोटे से छोटे एक्सप्रेशन से भी उसके गुस्से का अंदाज़ा आसानी से लगा सकता था। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी कुछ देर पहले तक तो क्रिश्चियन का मूड एकदम ठीक था। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से उसका मूड इतना खराब नजर आने लगा। क्या कुछ बुरा हुआ क्या? इतना सब महसूस होने के बाद भी व्योम को क्रिश्चियन के मूड के बारे में पूछने की हिम्मत नहीं थी। व्योम तेजी से कार रोड पर भगा रहा था। कार चलाते हुए ही उसने क्रिश्चियन से पूछा, सर, क्या आप यहाँ से डायरेक्ट एयरपोर्ट के लिए जाएंगे? क्रिश्चियन ने व्योम की किसी भी बात का कुछ भी जवाब नहीं दिया। कार में अगले कुछ पलों तक खामोशी फैली रही। क्रिश्चियन के बारे में हर किसी को पता था कि उसे लोगों से ज़्यादा बातचीत करने की आदत नहीं थी, और यह बात उसका मैनेजर कम असिस्टेंट व्योम भी बहुत अच्छी तरह से जानता था। लेकिन कार में क्रिश्चियन की खामोशी आज कुछ ज़्यादा ही दुखी दुखी सी महसूस हो रही थी। व्योम अब बिना किसी सवाल से कार रोड पर तेजी से भगा रहा था। वह उससे ऐसा कोई भी सवाल नहीं पूछना चाहता था जिसका जवाब क्रिश्चियन उसे ना दे सके, क्योंकि वह अपने बॉस के मूड को अच्छी तरह से समझता था और अभी उसे किसी भी तरह का सवाल पूछना सही नहीं था। यह बात वह अच्छी तरह से जानता था। रोड पर तेजी से भागती हुई कार सेकंड लाइन से थर्ड लाइन पर चलने लगी। अचानक ही जैसे बादलों का रुख बदलने लगा और अगले ही पल बारिश की छोटी छोटी बूंदें पड़ने लगीं। बारिश की बूंदों को देखते हुए व्योम ने धीमी आवाज में बिना पीछे मुड़े ही उससे कहा, सर, बाहर बारिश हो रही है। अगले ही पल बारिश और तेज हो गई। बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें कार पर तेजी से पड़ रही थीं। क्रिश्चियन कार के अंदर शांत बैठा हुआ था। जब क्रिश्चियन ने व्योम के दूसरे सवाल पर भी कोई रिएक्ट नहीं किया तो व्योम ने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी। बारिश अब काफी तेज हो चुकी थी। बारिश की बूंदें कांच के शीशे पर इतनी तेजी से पड़ रही थीं कि सामने सड़क धुंधली नजर आने लगी, जिसकी वजह से व्योम को ना चाहते हुए भी कार की स्पीड कम करनी पड़ी। अगले मोड़ पर जैसे ही व्योम ने कार को एयरपोर्ट वाली रोड पर लेने के लिए मोड़ना चाहा, वैसे ही पीछे से क्रिश्चियन के तेज बोलने की आवाज आई, व्योम, स्टॉप द कार। क्रिश्चियन की आवाज इतनी तेज नहीं थी, पर इतना काफी था कि व्योम अपनी आवाज सुन सके, और अगले ही पल उसने कार को रोक भी दिया। कार को साइड में रोकने के बाद व्योम ने पीछे मुड़कर क्रिश्चियन की तरफ देखा और पूछा, सर, कोई प्रॉब्लम है क्या? क्रिश्चियन ने व्योम के सवाल का जवाब फिर नहीं दिया। वह कार की खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश कर रहा था। बाहर सड़क पर स्कूल यूनिफॉर्म में दो बच्चे, जिसमें एक लड़का और एक लड़की थे, बारिश से छुपने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। अगले 2 मिनट के बाद वह बच्चे एक बिल्डिंग के नीचे जाकर छुप चुके थे। 1 मिनट के बाद उन्होंने अपने सामने से आते हुए एक ऑटो को रोका और उसमें बैठकर निकल गए। दोनों बच्चे वहां से जा चुके थे। बावजूद इसके क्रिश्चियन की नज़र अभी ठीक उसी बिल्डिंग के नीचे थी जहां पर थोड़ी देर पहले दोनों बच्चे बारिश से बचकर छुपे हुए थे। व्योम अपने बॉस क्रिश्चियन को अभी खिड़की से बाहर झांकते हुए देख रहा था। उसने एक बार फिर हिम्मत करके धीरे से पूछा, बॉस, इज एवरीथिंग फाइन? क्रिश्चियन ने इस बार भी उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। वह अब भी खिड़की से बाहर देख रहा था। न जाने इस बारिश में वह कहाँ गुम हो चुका था, और व्योम के लिए यह सब समझना मुश्किल होता जा रहा था। सर, 2 घंटे बाद की फ़्लाइट है। हमें अभी एयरपोर्ट के लिए निकलकर चेकिंग करना होगा, वरना हम यह फ़्लाइट मिस कर देंगे। इससे पहले कि व्योम और कुछ कहता, क्रिश्चियन ने उसे बिना उसकी तरफ देखे कहा, एक काम करो, तुम आगे कहीं टैक्सी स्टैंड पर उतर जाओ। क्रिश्चियन, व्योम,
इसके आगे कुछ कहता। इससे पहले ही क्रिश्चियन ने कहा, मैं न्यूयॉर्क आज नहीं जाऊंगा, शिफ्टेड प्लेन। कुछ देर बाद व्योम क्रिश्चियन की कार से बाहर निकला। व्योम ने कार का बैक डोर खोलकर फ्रंट सीट पर आ गया। अगले ही पल उसने कार की चाबी घुमाई और कार चालू करके यू टर्न मारते हुए कार सिटी की तरफ मोड़ ली। अनकही मोहब्बत की सक्सेस पार्टी खत्म हो चुकी थी। पार्टी के बाद सेहर तोमर प्रीति को लेकर डायमंड ड्यूनिस रेजिडेंसी पहुंच चुकी थी। हालांकि डायमंड ड्यूनिस रेजिडेंसी मुंबई का एक ऐसा एरिया था जहां एक से एक महंगे बंगले नजर आ रहे थे। यहाँ ज़मीन के एक छोटे से टुकड़े की कीमत भी करोड़ों में थी। सेहर तोमर ने अपनी कार स्लो कर दी। सामने एक बहुत ही आलीशान विला नजर आ रहा था। बारिश अब तक बंद हो चुकी थी और सड़क की सारी धूल अपने साथ बहा ले गई थी। सड़क अब बहुत ही साफ नजर आ रही थी। हालांकि विला वहां से ज्यादा दूर नहीं था। सेहर जानबूझकर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। सेहर ने कार को गेट के पास रोका। कार से उतरने के बाद आव्या ने सेहर को बाएं किया। वह उसकी कार को तब तक देखती रही जब तक वह उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। क्रिश्चियन न्यूयॉर्क से वापस आ चुका था। क्या वह आज रात वापस आएगा या वह पहले से ही विला के अंदर था? 4 महीने पहले की घटना के बाद आव्या अब उसका सामना नहीं करना चाहती थी। आव्या की हालत कुछ ऐसी थी कि वह उसके मिलने के ख्याल से ही घबरा जाती थी और अब वह दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कीं। दरवाज़ा खोलने के लिए अपनी चाबी लगाने से पहले उसने कई गहरी सांसें अंदर लीं। 2 पार्ट टाइम क्लीनर के अलावा और कोई मौजूद नहीं था, जिसके कारण वह जगह बेहद शांत लग रही थी। एंट्रेंस पर खड़ी आव्या लिविंग रूम का जायजा लेने लगी। पूरी तरह कंफर्म होने के बाद कि वहाँ कोई नहीं है, वह घर के अंदर घुस गई। वह धीरे धीरे ऊपर जाने लगी। जब उसे यह तसल्ली हो गई कि ऊपर भी कोई नहीं है, तो उसकी जान में जान आई। वह समझ गई कि क्रिश्चिय विला में नहीं है, पर कहीं वह आज रात लौट आया। शादी होने के 4 महीने बाद उसने एक चीज़ हमेशा नोटिस की थी कि क्रिश्चिय कितना भी बिजी क्यों ना हो, वह कभी भी रात 1 बजे के बाद तो घर नहीं लौटता था। अभी रात के 12 बजे रहे थे, इसलिए अगर क्रिश्चिय 1 घंटे में भी वापस आता तो इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि वह आज रात वापस नहीं आएगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और आव्या की बेचैनी दूर हो गई। जैसे ही घड़ी में 1 बजा, उसकी टेंस बॉडी थोड़ी रिलैक्स हुई। वह पूरे दिन से टेंशन में थी, पर अब वह आराम करना चाहती थी। थकावट के कारण वह अब सोफे पर लुढ़क चुकी थी। यह कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। अभी और भी कहानी बाकी है, सुनते रहिए। इस कहानी में आगे क्या होता है? क्रिश्चिय और आव्या इश्क का आगाज समाप्त। चैप्टर 6, आंखों में छुपी तन्हाई। आप सुन रहे हैं मेरी कहानी को। अब बढ़ते हैं आगे की कहानी की तरफ। आव्या काफी देर तक सोफे पर चुपचाप लेटी रही और जब वह सोफे से उठी तो अपनी बॉडी को वह पूरी तरह रिलैक्स कर चुकी थी। उसका दिमाग अब थोड़ा शांत हो चुका था। अलमारी से अपना नाइट सूट निकाल वह बाथरूम की तरफ बढ़ी। वॉश बेसिन के पास पहुंचने के बाद उसने नल को चालू किया और आईने के सामने अपना मेकअप उतारने लगी। मेकअप निकालने के बाद वह अपने ब्रश पर पेस्ट लगा ही रही थी कि तभी उसे बाहर किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। एक पल के लिए तो उसकी सांसें थम गईं। उसने नल बंद किया तो अब बाहर कदमों की आहट बहुत साफ सुनाई दे रही थी। उसका शरीर ठंड पड़ने लगा था, हाथ कांप रहे थे, यहाँ तक कि उसके हाथ में थमा हुआ ब्रश भी कंपकपाने लगा था। बाथरूम का दरवाज़ा खोलने से पहले वह काफ़ी देर तक वॉश बेसिन के पास बने आईने में अपने चेहरे को एकातक देखती रही। धीरे से उसने दरवाज़ा खोला और जैसे ही बाहर कदम रखा, सामने क्रिश्चिय खड़ा था। आज तो पूरी रात आव्या की आंखों में नींद ही नहीं आने वाली थी, क्योंकि उसे यह पता भी नहीं था कि क्रिश्चिय वापस घर आने वाला है। यह उसके लौटने का समय ही नहीं था। वह शायद किसी भी तरह से क्रिश्चिय को फेस करने के लिए तैयार नहीं थी। उसके हाथ पांव कांप रहे थे, दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। सोफे पर बैठे क्रिश्चिय को जैसे ही एहसास हुआ कि बाथरूम का दरवाज़ा खोला गया है, उसने हल्का सा चेहरा घुमाकर देखा। सामने आव्या खड़ी थी। जाने क्यों उसकी नज़रें आव्या पर जम गईं, लेकिन चेहरे पर किसी भी तरह के इमोशंस नहीं थे। क्रिश्चिय की नज़रें अपनी तरफ महसूस करते ही आव्या पूरी तरह से सकपका गई। उसने तुरंत अपना सिर झुका लिया और आगे बढ़ गई, क्योंकि वह जानती थी कि अगर उसने कुछ भी कहा तो क्रिश्चिय उसे सीधा इग्नोर करने वाला है। लेकिन न जाने क्यों अगले ही पल उसके मन में कुछ उठा। वह रुकी और धीमे से पूछ ही लिया, तुम वापस आ गए?
हालांकि यह पूछते वक्त भी वह क्रिश्चिया की तरफ देख नहीं रही थी। वह उसे फेस नहीं कर पा रही थी। उधर क्रिश्चिया ने उसकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसे नज़रअंदाज करते हुए अपने सूट का बटन खोलने लगा। वैसे तो आव्या को उसके इग्नोर करने की आदत हो चुकी थी, लेकिन आज शायद वजह बड़ी थी। 4 महीने पहले घटित वह रात अब भी उनके बीच दीवार बनी खड़ी थी। आव्या चुपचाप अपने सवाल के जवाब का इंतजार करती रही। हालांकि वह समझ चुकी थी कि कोई जवाब नहीं मिलने वाला। उसने अपने हाथ में पकड़े ब्रश को गुस्से से और कसकर दबा लिया। वह बस किसी भी तरह से वहां से निकल जाना चाहती थी। जब उस खामोशी का दबाव और सहा न गया, तो उसने धीरे से कहा, एक्सक्यूज मी, शायद मेरा बाथटब भर गया है, मुझे नहाने जाना है। क्रिश्चिया उसे पूरी तरह इग्नोर कर रहा था। बेडरूम की तरफ जाने से पहले उसने सूट सोफे पर फेंका और कमरे में चला गया। क्रिश्चिया के अंदर जाते ही लगभग 2 मिनट तक आव्या वहीं जमी रही। फिर धीरे धीरे उसने खुद को संभाला, आंखें बंद कीं और लंबी सांस ली। उसके बाद वह भी कमरे की तरफ मुड़ गई। बाथरूम से नहाकर जब आव्या वापस बेडरूम में आई तो उसने देखा क्रिश्चिया फ्रेश होकर नाइट सूट पहने बेड पर बैठा था। कुछ सेकंड बाद उसने दोनों हाथ पीछे ले जाकर करवट बदली और अपनी जगह लेट गया। आंखें बंद कर लीं। आव्या ने कुछ पल उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा, फिर कमरे में लगे ड्रेसिंग टेबल की ओर बढ़ी। टेबल पर लगा बड़ा सा आईना पूरे बेड को साफ दिखा रहा था। आव्या ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठ गई। आईने में साफ साफ दिख रहा था कि क्रिश्चिया लेटा है। उसके मन में डर था कि शायद क्रिश्चिया भी उसे देख रहा हो, और अगर उनकी नज़रें मिल गईं तो धीरे से उसने तिरछी नज़र से मिरर में देखा। लेकिन राहत मिली। क्रिश्चिया की आंखें बंद थीं। उसने लंबी सांस छोड़ी और आईने में अपना चेहरा देखते हुए आंखें बंद कर लीं। आंखें बंद करने पर भी वह बहुत आसानी से क्रिश्चिया के चेहरे को अपने मन में देख पा रही थी। उसकी बंद पलकों के पीछे भी वही छवि तैर रही थी। यह एहसास बिल्कुल वैसा ही था जैसा 13 साल पहले हुआ था, जब उसने पहली बार क्रिश्चिया के चेहरे को देखा था। उसे हमेशा उसी चेहरे से सुकून मिला था, और आज भी जब क्रिश्चिया की आंखें बंद थीं तो उसका चेहरा बहुत मासूम लग रहा था। बिना पीछे देखे भी वह बड़ी आसानी से उसे अपनी आंखों से महसूस कर पा रही थी। यह एहसास कुछ ऐसा ही था जैसा कि 13 साल पहले क्रिश्चिया की तरफ देखकर हुआ था। उसे जब वह अक्सर क्रिश्चिया के चेहरे को देखा करती थी, जिसे देखकर उसे बहुत सुकून मिलता था। आंखें बंद होने के बाद क्रिश्चिया का चेहरा अब बहुत ही मासूम दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे पर किसी भी तरह के गुस्से या रूठ जाने वाले एक्सप्रेशंस नजर नहीं आ रहे थे। आव्या उसमें इस कदर डूबी हुई थी कि उसे क्रीम लगाने तक का होश नहीं रहा। वह मिरर में क्रिश्चिया के मासूम चेहरे में खोई हुई थी। अगर वाकई यह आव्या का क्रिश्चिया के लिए वन साइडेड लव था, तो शायद क्रिश्चिया के स्मार्ट और सौम्य चेहरे को करीब से देखकर उसे काफ़ी अच्छा महसूस होने लगा था। वह शायद इतने में ही खुश रहना सीख चुकी थी, जो उसके दिल को बड़ा सुकून देता था। मिरर में क्रिश्चिया के चेहरे को देखते हुए आव्या ने अपना हाथ उठाया और क्रिश्चिया के माथे, आंखों और नाक से होते हुए लिप्स तक ले गई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह आईने में नहीं, बल्कि हकीकत में उसे छू रही हो। उसे 4 महीने पुरानी वह रात याद आने लगी, जब उसने अपने होठों से उसके इन्हीं होठों को चूमा था। हालांकि इस बात को अब पूरे 4 महीने बीत चुके थे, लेकिन आव्या को यह बात जरा भी पुरानी नहीं लगती थी। उसे लग रहा था जैसे यह कल ही की बात हो। हर स्पर्श, हर सांस, हर धड़कन उसी रात की याद दिला रही थी। उसकी सोचें गहरी होती जा रही थीं। इससे पहले कि आव्या अपने आप को संभाल पाती और यह एहसास दिला पाती कि उसका वन साइडेड लव अब तक की बस एक खामोश चाहत थी। तभी क्रिश्चिया के फ़ोन का मैसेज टोन बजा। उसने फ़ोन की तरफ देखा, जैसे किसी ने उसकी तंद्रा तोड़ दी हो। मैसेज टोन से शायद क्रिश्चिया डिस्टर्ब हो गया था। उसने अपनी आंखें खोलीं और बिना मैसेज देखे ही आव्या की तरफ एक नज़र डाली, जो मिरर के सामने बैठी उसे ही देख रही थी। आव्या ने झट से अपने आप को संभाला और सामने रखी क्रीम को चेहरे पर फिर से लगाना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी उंगलियों में अब भी वह स्पर्श बाकी था, जैसे क्रिश्चिया वहीं उसके पास खड़ा हो। तनाव भरे इन पलों में कमरे की हवा भी ठहर सी गई थी। सब कुछ धीमा, बेहद कोमल और दिल की धड़कनों के साथ चलता हुआ महसूस हो रहा था। इस कहानी में आगे और क्या होता है, जानने के लिए सुनते रहिए क्रिश्चिया और आव्या, इश्क का आगाज। चैप्टर 7। सन्नाटे के पार एक खामोश लम्हा
उसे बड़ा अजीब सा फील होने लगा था, क्योंकि शायद वह अब रंगे हाथों पकड़ी जा चुकी थी। उसकी हरकत को क्रिश्चियन ने अभी अभी देखा था। उसमें अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह मिरर में से क्रिश्चियन को दोबारा देख पाती। वह आईने के सामने आव्या जानबूझकर बड़े आराम से चेहरे पर क्रीम अप्लाई करने लगी, क्योंकि वह चाहती थी कि अगर इस बीच क्रिश्चियन की नींद खुल गई तो वह वापस हो जाए, ताकि जब वह बेड पर पहुंचे तो क्रिश्चियन गहरी नींद में हो। काफी देर बाद जब उसने चेहरे पर क्रीम लगाना बंद किया तो बड़े ही ध्यान से खड़े होकर, ना चाहते हुए भी, उसने छुट्टी नजरों से मिरर में क्रिश्चियन की तरफ देख लिया। क्रिश्चियन अभी बेड पर लेटा था। उसकी आंखें बंद थीं। आव्या ने जैसे ही महसूस किया कि क्रिश्चियन की आंखें बंद हैं, तो वह चुपके से ड्रेसिंग टेबल से होते हुए बेडरूम के कोने में पहुंची, ताकि किसी भी तरह से उसे क्रिश्चियन से नजरें न मिलनी पड़े। वह नहीं चाहती थी कि क्रिश्चियन की नींद में कोई डिस्टरबेंस हो। बहुत सावधानी से वह बेड तक पहुंच चुकी थी। उसने ब्लैंकेट को अपनी तरफ खींचा ही था कि तभी उसे कुछ याद आया, तो वो बेड से उठकर चेंजिंग रूम की ओर गई। जब वह बेड पर वापस लौटी तो उसके साथ वह बड़े साइज वाला टेडी बेयर था। उसके बेड पर बैठते ही एक पल के लिए क्रिश्चियन का चेहरा उसे हिलता हुआ नजर आया। आव्या सहम सी गई। वह इतनी डर गई कि उसने अपनी सांस रोक ली, कहीं उसकी सांस की आवाज से भी क्रिश्चियन की नींद ना टूट जाए। थोड़ी देर खामोशी से रहने के बाद उसने टेडी बेयर को बेड के बीच वाले हिस्से में रख दिया, जिससे क्रिश्चियन और आव्या के बीच अब एक ही बेड पर पार्टीशन बन चुका था। अब जाकर उसकी सांसों में सांस आई थी। वह कंफर्टेबल होकर लेट गई। यह वही टेडी बेयर था जो शादी के बाद ही खरीदा था, और अब तक वह इस टेडी बेयर को 2 बार पार्टीशन बनाने के लिए इस्तेमाल कर चुकी थी। सोते समय अगर वह किसी तरह से क्रिश्चियन के करीब पहुंचती तो उसका दिल जोरों से धड़कने लगता था। उसे याद आया जब पहली बार उसने क्रिश्चियन के साथ बेड शेयर किया था। गलती से उसका हाथ क्रिश्चियन से टकराते हुए बचा ही था कि क्रिश्चियन ने झटके से उसका हाथ दूर कर दिया था। क्रिश्चियन का इस कदर उसे इग्नोर करना आव्या को खलता ज़रूर था, लेकिन कुछ हद तक क्रिश्चियन सही भी तो था। आखिर आव्या ने ही तो उसे प्रॉमिस किया था कि हमारे बीच यह सब नहीं हो सकता। यह गलती दोबारा न दोहराई जाए। इसके लिए अगले दिन आव्या ही बड़ा वाला टेडी बेयर मार्केट से लेकर आई थी, ताकि जब भी दोनों एक ही बेड पर सोएं तो आव्या उन दोनों के बीच इस बड़े से टेडी बेयर को रख दे, जिससे गलती से भी दोनों की बॉडी एक दूसरे से टच ना हो और उनके बीच प्रॉपर डिस्टेंस बना रहे। कमरे में अंधेरा फैला हुआ था। दूसरी तरफ फेस करके अपनी दोनों आंखें बंद करने के बाद भी आव्या को नींद नहीं आ रही थी। उसे क्रिश्चियन की बॉडी से स्ट्रॉन्ग परफ्यूम की खुशबू आ रही थी, जो उसे अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। तभी उसे महसूस हुआ कि क्रिश्चियन ने अपने फ़ोन का लॉक खोला और फ़ोन पर कुछ काम करने लगा, क्योंकि फ़ोन पर उसकी उंगलियों के टिक टिक की आवाज़ अब उसे साफ सुनाई दे रही थी। कमरे की छत पर फ़ोन की हल्की सी लाइट भी नज़र आ रही थी। थोड़ी देर बाद क्रिश्चियन ने फ़ोन का स्क्रीन लॉक किया, जिसे आव्या ने बड़े आराम से सुना था। उसके बाद रूम में इस तरह खामोशी छा गई कि वह क्रिश्चियन की सांसों को भी बड़े आराम से सुन पा रही थी। ना जाने यह कैसा सन्नाटा था, जो 2 लोगों के कमरे में होने के बाद भी इस कदर बिखरा हुआ था। बेड के उस साइड क्रिश्चियन के होने की वजह से आव्या को अनकंफर्टेबल पोजीशन में सोना पड़ रहा था। उसमें हिम्मत भी नहीं थी कि वह करवट बदल सके। उसे महसूस हुआ कि उसके पेट के दूसरी तरफ सोया क्रिश्चियन जाने क्यों बार बार अपनी करवट बदल रहा है। जिस पर उसका पूरा ध्यान था, उसे लगा क्रिश्चियन का मूड खराब है, क्योंकि जब भी वह अपनी करवट बदलते तो तेजी से सांस भी ले रहा था। आव्या का दिल मचल रहा था और शायद उसे नींद नहीं आ रही थी। वह चाहती थी कि वह अपनी करवट बदल सके। तभी अचानक क्रिश्चियन उठ बैठा और उसने अपना ब्लैंकेट उठाकर एक तरफ फेंक दिया। उसकी हरकत से आव्या का दिल अब और भी जोरों से धड़कने लगा था। उसके दिल में न जाने क्या क्या ख्याल आने लगे। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे ज़मीन पर किसी के पैरों की चलने की आवाज़ आई, और अगले 10 सेकंड बाद ही लाइटर के जलने की आवाज़ के साथ ही उसे अब सिगरेट की स्मेल भी आने लगी थी। हालांकि वह यह बात अच्छी तरह से जानती थी कि क्रिश्चियन को सिगरेट पसंद नहीं है, तो फिर वह छिपकर सिगरेट पीता भी होगा। तो क्यों? शादी के बाद आज पहला दिन था जब वह आव्या के सामने बेडरूम में सिगरेट पी रहा था, और वह ऐसा क्यों कर रहा था? आखिर कैसे लग गई? क्रिश्चियन के होठों में 2 सिगरेट नजर आ रही थीं। एक बार मुड़कर उसने आव्या की तरफ देखा, जो कि दूसरी तरफ करवट लेकर सोई हुई थी, और उसके बगल में वही टेडी बेयर सोया था।
क्रिश्चिय की सिगरेट की वजह से कमरे में धुआं भरने लगा था। वॉक करते हुए क्रिश्चिय अब बालकनी की ओर पहुंचा। उसने बालकनी का डोर ओपन किया ताकि धुआं कमरे से बाहर निकल सके। कुछ देर बाद खिड़की बंद करने के बाद वह चलकर बेड तक आया। इस बार जब क्रिश्चिय बिस्तर पर लेटा तो उसने उसके बाद कोई भी करवट नहीं बदली। उधर आव्या घबराई हुई थी। आव्या को अब क्रिश्चिय की किसी भी हरकत का एहसास नहीं हो रहा था। फिर भी उसके माथे से पसीना टपकना शुरू हो चुका था। क्रिश्चिय और आव्या के बीच अब भी एक बड़ा सा टेडी बेयर रखा हुआ था, जो शायद उसे थोड़ा सेफ महसूस करा रहा था। पता नहीं चला कब उसकी आंख लग गई। उसकी नींद अचानक तब खुली जब उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके हाथ को कसकर दबाया हुआ है। उसका हाथ पेन करने लगा था। उसने अपनी आंखें खोलीं और मुड़कर देखा तो टेडी बेयर के बगल में क्रिश्चिय बैठा हुआ था। उसका हाथ आव्या के हाथ को अब भी दबाए हुए था। मुझे नींद में तुम फिर से शेड्यूस करने की कोशिश कर रही हो। क्रिश्चिय की भारी आवाज़ उसके कानों में गूंजी। आव्या ने यह महसूस किया कि वह अपने साइड को छोड़कर टेडी बेयर के साथ साथ क्रिश्चिय की साइड की तरफ खिसक आई थी। उसने अपना हाथ छुड़ाना चाहा, लेकिन उसे फील हुआ कि क्रिश्चिय उसका हाथ नहीं छोड़ रहा था। शायद आज वह उसे ऐसे नहीं छोड़ना चाहता था। अब क्या, किसी और रोल के लिए अपनी बॉडी बेचना चाहती हो, वह बॉडी जो पहले ही बिक चुकी है। क्रिश्चियन ने दांत पीसते हुए कहा, इस कहानी में आगे क्या होता है जानने के लिए सुनते रहिए। क्रिश्चिय और आव्या इश्क का आगाज। चैप्टर 8। उसकी नफरत में मेरा इश्क। आव्या का चेहरा अब सफेद पड़ने लगा था। क्रिश्चिय के मुंह से यह सब सुनते ही 4 महीने पुरानी वही घटना उसके मन में दोबारा से उभर आई। वह क्रिश्चिय को बहुत कुछ समझाना चाहती थी, लेकिन वह शायद सुनने को तैयार ही नहीं था। आखिरकार उसने धीरे से कहा, बिलीव मी क्रिश्चिय, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। अच्छा, तो ये तुमने जानबूझकर नहीं किया? क्रिश्चिय ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, मिस आव्या, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम इतना अच्छा झूठ भी बोल लेती हो। दूसरों को मिसयूज करने के साथ साथ मुझे अब भी अच्छी तरह याद है, जब पिछली बार मैं नशे में धुत था, तब तुमने ही जिद की थी कि मैं तुम्हारे साथ बेड शेयर करूं, और तुमने मुझसे संबंध बनाए थे, और अब तुम कहती हो कि तुमने जानबूझकर कुछ नहीं किया। क्रिश्चिय के एक एक शब्द आव्या के दिल में किसी तेज खंजर की तरह चुभ रहे थे। जहां तक उसे याद था, उस दिन उसने भी काफी ड्रिंक की थी। यह बात सच थी कि उसने क्रिश्चिय को अपने साथ बैठने को कहा था, पर उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि शराब के नशे में बातें इस मोड़ तक चली जाएंगी। आई वॉन्ट टू बी योर वुमन उस रात उसके मुंह से निकले। ये शब्द अब आव्या को शर्म से लाल कर रहे थे। वह कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसे कैसे समझाए, उसे कैसे फेस करे। उसका सिर दर्द से फटने लगा था। वह चाहकर भी बोल नहीं पा रही थी। क्रिश्चिया का चेहरा अब एक अजनबी जैसा लग रहा था। मैं सच कह रही हूँ, मेरा इंटेंशन तुम्हें सिड्यूस करने का या बेड के उस पार आने का बिल्कुल नहीं था। शायद गलती से मेरी बॉडी तुमसे टच हो गई हो, आव्या ने बमुश्किल कहा। गलती? क्रिश्चिया की आवाज़ अब बर्फ जैसी ठंडी थी। नहीं आव्या, अब मैं तुम्हारा गेम समझ चुका हूँ। आज एक बात साफ साफ सुन लो। तुम्हारी बॉडी से जो भी बेनिफिट्स मुझसे चाहिए होंगे, वो तुम्हें तभी मिलेंगे जब मेरा मन होगा। अब इस गेम को मैं अपनी तरह से खेलूंगा। मेरा जब मन करेगा मैं तुम्हें टच करूंगा, तुम्हारे चाहने से नहीं। और अगर मेरा मन नहीं हुआ तो मैं तुम्हें उंगली से भी नहीं छूऊंगा। फिर तुम चाहे तो मेरे सामने अपने सारे कपड़े उतार कर ही क्यों ना खड़ी हो जाओ। गोट इट। क्रिश्चिय के शब्द झर की तरह थे आव्या के दिल में, जैसे कोई चीज टूट गई थी। वह चाह कर भी कुछ नहीं कह सकी, जैसे सारी आवाजें उसके अंदर ही बंद हो गई हों। क्रिश्चिय ने तो आज हद से ज्यादा उसके शरीर और उसके चरित्र पर सवाल उठा दिए। क्रिश्चिय ने आखिरकार उसकी कलाई छोड़ी और गुस्से में उठकर चेंजिंग रूम की तरफ चला गया। क्रिश्चिय जब चेंजिंग रूम से वापस आया तो उसने पीछे मुड़कर देखा। आव्या अब भी वहीं बैठी थी। उसका चेहरा लटका हुआ, आंखों में नमी, और चेहरा उतना ही मासूम जितना कोई बच्चा गलती के बाद महसूस करता है। दरवाजे के पास खड़ा क्रिश्चिय कुछ क्षण उसे देखता रहा, फिर गर्दन झुकाकर कमरे से बाहर चला गया। रूम से उसके जाने के बाद आव्या ने चेहरा उठाया और अपने पास रखे टेडी बेयर को एक तरफ धकेल दिया। उसकी नज़र उस जगह पर गई जहां क्रिश्चिय पहले सोया रहा था। उसने आंखें बंद कर उसकी खुशबू महसूस करने की कोशिश की, लेकिन वो खुशबू अब दर्द बन चुकी थी। आव्या के मन में अब भी बहुत कुछ चल रहा था, पर वह चाहकर भी क्रिश्चिय से नफरत नहीं कर पा रही थी। वह उससे मोहब्बत करती थी, बेपनाह मोहब्बत।
शायद इस मोहब्बत में उसे सब कुछ सहने की आदत पड़ चुकी थी। रात अब बहुत गहरी हो चुकी थी और उसे याद आया सेहर तोमर का कहा हुआ वो वाक्य कि अब तुम्हारे और क्रिश्चिय के बीच का रिश्ता पहले से भी ज्यादा उलझ गया है। उसे याद आया स्कूल के दिनों में क्रिश्चिय सिर्फ लड़कों से ही घुलता मिलता था, किसी लड़की को अपने पास फटकने भी नहीं देता था। जो भी उससे बात करती वो उसके लिए स्पेशल होती। आव्या भी उन्हीं में से एक थी, पर वो उससे बात कर पाती थी सिर्फ विमुक्त की वजह से। दरअसल विमुक्त और क्रिश्चिय सौतेले भाई थे, लेकिन उनके बीच बचपन से ही गहरी दोस्ती थी। विमुक्त ही वह पुल था जिसने पहली बार आव्या को क्रिश्चिय तक पहुंचाया था। शुरुआती दिनों में दोनों की बातें बस हाय हेलो गुड बाय तक सीमित थीं, पर जब आव्या मुश्किल से 15 साल की थी, तभी से उसने मन ही मन क्रिश्चिय से प्यार करना शुरू कर दिया था। वह ना तो लव लेटर लिखना जानती थी, न वैलेंटाइन गिफ्ट देना। बस उसका नाम ही उसके दिल में बसा हुआ था। क्रिश्चिय से उसके छोटे छोटे संवाद ही उसके लिए पूरे दिन की खुशी बन जाते थे। पता नहीं कितनी बार उसने उसके साथ फ्यूचर के सपने देखे थे, पर हिम्मत कभी नहीं जुटा पाई कि उसे जाकर अपने दिल की बात बता सके। और ऐसे उसके सारे अरमान धीरे धीरे हमेशा के लिए अंदर ही दबे रह गए। वो चाह कर भी कभी क्रिश्चिय से कुछ न कह सकी। लेकिन जैसे ही दोनों ने कॉलेज में इंटर किया, न जाने क्रिश्चिय को क्या हो गया। वो आव्या को अलग ही तरह से ट्रीट करने लगा था। वो न तो उससे ठीक से बातें करता और न तो उसे किसी बात का अच्छे से जवाब देता। कई बार तो वो खुद ही अपने आप को समझाने की कोशिश करती थी। शायद वो खुद ही उसे लेकर इतना कुछ सोच रही है। फिर एक दिन विमुक्त ने बताया क्रिश्चिय किसी और से प्यार करता है। ये सुनते ही आव्या के अंदर कुछ टूट गया। क्रिश्चिय उसे न भाव देता, न सही से बात करता। फिर भी उसे उम्मीद थी कि एक दिन वह भी उससे प्यार करेगा। लेकिन उस दिन विमुक्त की बातों ने उसे भीतर तक तोड़ दिया। उस दिन जब अचानक आव्या की मुलाकात क्रिश्चिय से हुई तो वह खुद को रोक नहीं पाई। उसने पूछ ही लिया वो कौन है। क्रिश्चिय ने ठंडे लहजे में कहा कम से कम तुम तो नहीं तो फालतू में टेंशन लेना छोड़ दो और अपना काम करो। आज इतने सालों के बाद भी आव्या उन शब्दों को नहीं भूली थी। हर बार जब वह याद आती, उसका दिल फिर से वही दर्द महसूस करता। वह कभी समझ ही नहीं पाई कि क्रिश्चिय उससे इतनी नफरत क्यों करता है। वह तो उससे प्यार करती थी, उसने तो उसे कभी प्रपोज भी नहीं किया था। फिर इतनी नफरत की वजह आखिर क्या थी? उस दिन के बाद उसने ठान लिया कि वह क्रिश्चिय को अवॉइड करेगी। वह चाहकर भी उसके पास नहीं जाएगी। और जैसा उसने अपनी असिस्टेंट सेहर को बताया, उस घटना के बाद उसने क्रिश्चिय से कभी ठीक से बात नहीं की। कभी कभी दोनों की मुलाकात हो जाती, लेकिन क्रिश्चिय की बातें हमेशा कड़वी होती। फिर भी आव्या उन शब्दों को दिल से महसूस करती, क्योंकि वह हर दर्द में भी उसी की तलाश करती थी। वक्त बीतता गया। आव्या ने उसे नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। जब भी क्रिश्चिय उसके आसपास होता, वह उससे डरने लगी, जैसे उसकी मौजूदगी ही उसे तोड़ देगी। पर दिल में अब भी वही मोहब्बत थी, गहरी, सच्ची और अधूरी। फिर वक्त ने एक मोड़ लिया। हालात ऐसे बने कि दोनों को फोर्सफुली शादी करनी पड़ी, जिसकी उम्मीद दोनों में से किसी को भी नहीं थी। खासकर आव्या को तो बिल्कुल नहीं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह क्रिश्चिय की दुल्हन बनेगी। लेकिन जब उस दिन उसने अपने दुल्हन के जोड़े को क्रिश्चिय की शेरवानी से मैच करते देखा, वो पल उसके लिए किसी सपने से कम नहीं था। वह जानती थी कि क्रिश्चिय उससे नफरत करता है, फिर भी उसकी मोहब्बत इतनी गहरी थी कि उसने अपनी शादी की रात ही उससे कहा, मैं तुम्हारी जिंदगी को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करना चाहती। तुम्हारी नफरत ही सही, मैं उसे भी स्वीकार कर लूंगी। उसने वादा किया था कि यह शादी हमेशा एक सीक्रेट मैरिज बनी रहेगी। पर कहते हैं ना, मोहब्बत जालिम होती है। वह हमसे वो सब करवा लेती है जो हम कभी नहीं करना चाहते। और शायद 3 महीने पहले की वह रात भी कुछ ऐसी ही थी, क्योंकि आव्या आज भी क्रिश्चिय से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। उसने ड्रिंक के नशे में उसे सिड्यूस किया और उनके बीच वह सब हुआ जो नहीं होना चाहिए था। अब क्रिश्चिय उसे दोषी मानता था। उस रात जो हुआ उसकी जिम्मेदार तुम हो आव्या। बस यह सोचती रह गई, वह क्या बताती उसने। तो यह सब किसी टीवी सीरियल या छोटे रोल के लिए नहीं किया था। उसने तो यह सब किया था सिर्फ अपने प्यार को पाने के लिए। लेकिन शायद किस्मत ने उसे वही दिया जो उसने सबसे ज्यादा चाहा था। क्रिश्चिय पर उसकी नफरत के साथ उसने कहा था, मैं चाहे दुनिया में किसी से भी प्यार करूं, लेकिन वो तुम नहीं हो सकती। वो शब्द आज भी उसके कानों में गूंजते हैं। किसी के इश्क में पागल होना भी तो इश्क है जनाब।
और आव्या के लिए क्रिश्चय उसका पहला और आखिरी इश्क था। उस रात के बाद से आव्या ने ठीक से सोना छोड़ दिया था। नींद उससे रूठ चुकी थी। कई दिनों तक उसने क्रिश्चय को न देखा, न बात की, लेकिन दिल ने उससे मोहब्बत करना कभी नहीं छोड़ा। आगे कहानी में क्या होता है, जानने के लिए सुनते रहिए। क्रिश्चय और आव्या इश्क का आगाज। चैप्टर 9। बेपनाह मोहब्बत का इंतज़ार समय कभी नहीं रुकता। कभी वो सपनों को उड़ान देता है तो कभी उन सपनों के पंख काट लेता है। क्रिश्चय मनोरंजन की दुनिया का सबसे चमकता सितारा था। आव्या वही लड़की थी जो उसी सितारे की परछाई बनकर जी रही थी। एक तरफ न्यूयॉर्क की चमक दमक में डूबा क्रिश्चय, दूसरी तरफ एक छोटे कमरे की खामोशियों में खोई आव्या। दोनों के बीच एक अनकही मोहब्बत थी जिसे अब तक दुनिया नहीं जानती थी, पर हर खबर, हर अफवाह उसके दिल में पुराने जख्मों को फिर से हरा कर देती थी। लगभग एक हफ्ते के बाद क्रिश्चय की नई फिल्म के बारे में एंटरटेनमेंट मैगजीन और टेलीविज़न पर बहुत धमाकेदार खबरें आ रही थीं। इन्हें देखकर ही आव्या को पता चला कि इन दिनों क्रिश्चय अपनी अगली फिल्म की शूटिंग न्यूयॉर्क में कर रहा था। क्रिश्चय की हर फिल्म की चर्चा खूब हुआ करती थी। समय इसी तरह बीत रहा था और देखते ही देखते अप्रैल का आखिरी हफ्ता आ गया था। इधर आव्या को टीवी और एंटरटेनमेंट लाइन में आए हुए 6 महीने से ऊपर हो चुके थे। हालांकि क्रिश्चय के सुझाव से उसे अनकही मोहब्बत नामक सीरियल में काम करने का मौका तो मिल गया था, लेकिन अभी तक वह सीरियल रिलीज नहीं हो पाई थी क्योंकि उसकी पोस्ट प्रोडक्शन और एडिटिंग का काम बाकी था। दूसरी तरफ इसके प्रमोशन वीडियो के लिए नए नए और प्रसिद्ध एक्टर्स को लेकर विज्ञापन बनाए जा रहे थे, लेकिन किसी भी तरह से आव्या को कोई फ्रेम नहीं मिल रहा था। कई बार तो उसे लगता जैसे वह अपना ही समय खराब कर रही है। इन सब के बावजूद आव्या की मैनेजर सेहर पूरी कोशिश कर रही थी कि आव्या के लिए कोई नई फिल्म या नई टीवी सीरीज का ऑफर मिल जाए और कहीं पर ऑडिशन के लिए उसे लेकर जाए, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लग रहा था। फिल्म इंडस्ट्री अक्सर जटिल होती है। यहाँ टैलेंट और लुक्स की कदर नहीं होती। आव्या ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। पिछले 6 महीने में वह 8 ऑडिशन दे चुकी थी, लेकिन हर जगह उसे निराशा ही हाथ लगी और आज 9वें ऑडिशन पर भी उसे निराशा मिली। महीना से ऊपर हो गया है ना, हमारे पास कोई ऑडिशन आया और ना ही तुम्हें किसी लीड रोल या कैरेक्टर रोल का मौका मिला। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम दोनों अपने करियर में फेल हो जाएंगे, सेहर की आवाज़ में चिंता साफ झलक रही थी। आव्या ने कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप उसके बगल में बैठी मोबाइल फ़ोन स्वाइप करती रही। फिर उसने धीरे से कहा, पहले भी तो काफ़ी समय से हमारे पास कोई काम नहीं था ना, तब क्या हमारा करियर फेल हो गया था? आव्या यह भी जानती थी कि जहां उसका करियर आज बर्बादी के कगार पर था, वहीं क्रिश्चय आज मनोरंजन की दुनिया में शीर्ष पर था। उसने अपनी दोस्त और मैनेजर सेहर के कंधे पर हाथ रखा और प्यार से कहा, तुम टेंशन मत लो, अगर मेरा करियर बर्बाद हो गया ना, तो भी मैं तुम्हारा करियर बर्बाद नहीं होने दूंगी। आई नो यार, आव्या मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ कि तू मेरा करियर नहीं डूबने देगी और मुझे सैलरी देती रहेगी ना। सेहर मुस्कुराई, लेकिन बात यहाँ सैलरी की नहीं है ना आव्या। मुझे डर इस बात का है कि तेरी सेविंग्स और बैंक बैलेंस जो कुछ भी तेरे पास है वो सब खत्म हो जाएगा। आव्या ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह अपने फ़ोन में बिजी थी। फ़ोन की स्क्रीन पर क्रिश्चय की तस्वीर थी। क्रिश्चय से इस बारे में बात क्यों नहीं करती? सेहर ने कहा, तुझे उससे एक रोल मांग लेना चाहिए। न देख, तू उसका पूरा फ़ायदा उठा सकती है और तुझे अपना घर भी तो देखना है यार। क्रिश्चय ने तुझे उस घर और छोटी मोटी चीज़ों के तेरे माता पिता तो तुझे पहले ही छोड़कर जा चुके थे। तेरे अंकल ने तुझे पल पोस कर बड़ा किया। तू यही चाहती है क्या, अपना करियर ख़त्म करके वापस उनके पास जाना? आव्या, मेरी बात को गौर से सोचना यार। सेहर कोई स्वार्थी लड़की नहीं थी। हाँ, वह प्रैक्टिकल ज़रूर थी। वह तो बस अपनी दोस्त आव्या को इस बुरे वक्त से बाहर निकालना चाहती थी। वह चाहती थी कि आव्या अपने सीक्रेट मैरिज का थोड़ा सा फ़ायदा उठाए और अपने करियर को भी संभाले। आखिरकार क्रिश्चय इतनी बड़ी कंपनी चित्रलोक एंटरटेनमेंट का मालिक था। इंडिया का इतना बड़ा सुपरस्टार था। अगर किसी कारण से उसने आव्या से अलग होने के बाद भी कही, तो भी आव्या के हाथ में बहुत कुछ आने वाला था। वह तो बस आव्या को उसका हक दिलवाने की बात कर रही थी। हालांकि आव्या जानती थी, सेहर जो कुछ भी कह रही है उसमें कुछ गलत बात नहीं है, फिर भी क्रिश्चय तो आव्या से इतना नफरत करता था कि वह उससे बात तो क्या, उसे नफरत के लायक भी नहीं समझता था।
तो फिर वह आव्या को टच करेगा। ये तो पॉसिबल ही नहीं था। ये सोचते हुए आव्या की आंखों से आंसू छलकने लगे। उसने अपनी पलकों से आंसू को दबाते हुए सेहर से कहा, सेहर तुम जानती हो ना, वह इन दिनों न्यूयॉर्क में अपनी फिल्म की शूटिंग में बिजी है। आई होप कि तुम यह तो नहीं चाहती कि मैं उसके साथ सोने के लिए न्यूयॉर्क चली जाऊं। आव्या की बातें सुनकर जैसे सेहर को बहुत बड़ा झटका लगा। उसके चेहरे को इस तरह से देखकर आव्या ने पूछा, क्या मजाक कर रही हो यार आव्या, तुम्हें नहीं पता क्या? आव्या ने उसकी तरफ देखकर पूछा, क्या मजाक? क्लियरली बोलो ना यार। सेहर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्रिश्चिया को न्यूयॉर्क से आए हुए 2 दिन हो चुके हैं। वह वापस इंडिया आ चुका है क्या? वो अब तक घर नहीं आया। क्रिश्चियन न्यूयॉर्क से वापस इंडिया आ चुका था और उसकी वाइफ होने के बावजूद भी आव्या को इस बारे में कानो कान खबर तक नहीं थी। उसने अपने चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कान लाते हुए कहा, हाँ, ऐसा तो कई बार हो चुका है कि मुझे उसके बारे में महीनों तक कोई खबर नहीं होती और वह घर लौटकर भी नहीं आता। अब मैं क्या कहूँ, मुझे तो बस इतना याद है, लास्ट टाइम जब मेरी उससे बात हुई थी उसे भी लगभग 4 महीने हो चुके हैं। सेहर ने कोई जवाब नहीं दिया। दोनों कार की तरफ बढ़ चुके थे। थोड़ी देर के बाद सेहर ने कहा, यार, आव्या 2 दिन पहले की ही बात है। चित्रलोक एंटरटेनमेंट कंपनी के किसी बोर्ड मेंबर ने बताया था कि जिस दिन क्रिश्चियन न्यूयॉर्क से वापस आया, मीटिंग के दौरान उसे चक्कर आ गया था और वह जमीन पर गिर गया था। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया था। सेहर की बातें सुनकर आव्या के होश गुम होने लगे। उसने अपने आप को संभालते हुए कहा, हाँ यार, मैंने भी सुना था। उस दिन उसकी कंडीशन बहुत ख़राब थी। बावजूद इसके उसने डॉक्टर को अपना चेकअप और आगे का ट्रीटमेंट करने ही नहीं दिया। फटाफट डिस्चार्ज लेकर इस तेज़ बुखार के साथ अस्पताल से निकल गया। सेहर की बातें सुनकर आव्या परेशान हो गई। वह नहीं चाहती थी कि सेहर उसकी आंखों में छलकते आंसू देख ले। उसने अपनी शर्ट से आंसू पोंछे। सड़क पर आगे देखते हुए सेहर कार चला रही थी। उसने बिना आव्या की तरफ देखे पूछा, आव्या, क्या तुम उसे विजिट नहीं करोगी? वह कैसा है ये जानना भी नहीं चाहती? कुछ देर तक खामोश रहने के बाद आव्या ने धीरे से सिर हिलाया। हमने एक दूसरे से वादा किया था कि हम दोनों एक दूसरे के बिजनेस में दखल नहीं देंगे। ओह, बस इतना ही कह पाई सेहर। और अगले 10 मिनट तक कार में बस खामोशी गूंजती रही। आगे कहानी में क्या होता है जानने के लिए सुनते रहिए। क्रिश्चय और आव्या, इश्क का आगाज। चैप्टर 10, क्रिस्टल हाइट्स का सन्नाटा। हालांकि आव्या सेहर के सामने ऐसा बर्ताव करती रही जैसे उसे इन सब न्यूज़ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन जब सेहर ने उसे कार पार्किंग में छोड़ने के बाद जब वो कार अपने घर के लिए अकेले चला रही थी, तो जाने क्यों उसका मन बहुत घबरा रहा था। आव्या को याद आया कि विमुक्त ने एक बार कहा था कि उसे अस्पताल, दवाइयाँ और डॉक्टर तीनों से बेहद नफरत है। जब भी वह बीमार पड़ता तो किसी को बताए बिना गायब हो जाता। उसकी एक ही पनाहगाह थी, मुंबई शहर के बाहर, महाबलेश्वर के बाहर, एक ऊंचे पहाड़ पर बना उसका प्राइवेट विला, क्रिस्टल हाइट्स। आव्या बिल्कुल नहीं जानती थी कि क्या क्रिश्चय हॉस्पिटल से भागकर महाबलेश्वर वाले प्राइवेट विला में ही गया है या कहीं और गया है। आव्या को ठीक ठीक नहीं पता था कि वह विला महाबलेश्वर में कहाँ बना है। बस इतना याद था कि वह पहाड़ के सबसे ऊंचे हिस्से पर था, जिसे क्रिस्टल हाइट्स विला नाम से जाना जाता है। आव्या ने डिसाइड कर लिया कि अब वो महाबलेश्वर मय बने उसके प्राइवेट विला क्रिस्टल हाइट्स में उससे मिलने जाएगी। तभी यूज कुछ याद आया। रास्ते में उसने एक मेडिकल शॉप के बाहर कार रोकी, कुछ फीवर और कोल्ड की मेडिसिन्स खरीदी और फिर तेजी से बढ़ चली उस दिशा में जहां हवा में ठंडक और खामोशी घुली थी। अगले ही पल उसकी कार मुंबई शहर के बाहर महाबलेश्वर की ओर तेजी से दौड़ने लगी। उसने मोबाइल में क्रिस्टल हाइट्स विला महाबलेश्वर का लोकेशन सेट किया और बिना कुछ सोचे अपनी कार को पहाड़ों की ओर मोड़ दिया। महाबलेश्वर पहुंचने के बाद ज्यादा देर नहीं लगी। उसे दूर से ही पहाड़ की चोटी पर एक अकेला सा विला दिखाई दिया। आसपास कोई और बंगला नहीं था। हालांकि वो बहुत पोर्श एरिया नजर आ रहा था। जैसा कि विमुक्त ने बताया था कि क्रिस्टल हाइट्स की सबसे ऊपर वाली चोटी पर एक प्राइवेट विला नजर आएगा। वह समझ गई, यही क्रिश्चिया का क्रिस्टल हाइट्स विला होगा। इस समय शाम के 5 बज चुके थे और आसमान में सूरज अब लाल रंग का हो चला था। आसमान के किनारे जलते से प्रतीत हो रहे थे। आव्या ने कार विला के सामने रोकी। गेट बहुत ऊंचा था और अंदर से लॉक। वह चारों ओर देखकर फेंसिंग के पास गई और ध्यान से एक छोटी जगह से भीतर चली गई। वह अब उस विला के अंदर थी।
हालांकि उसे इस तरह से बिला के अंदर आने पर हेजिटेंशन ज़रूर हुई, लेकिन उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं था। गार्डन एरिया से होते हुए जब वो बिला के मेन डोर के पास पहुंची तो उसने देखा कि वो विला बहुत ही खूबसूरती से बना था, इतना सुंदर कि कोई भी उसे देखकर पागल हो जाए। उसने दरवाजे को हल्के से धक्का दिया और वह आसानी से खुल गया। यह देखकर उसे एक अजीब सी बेचैनी हुई, पर अब लौटना मुमकिन नहीं था। वह अंदर बढ़ी। उसने चारों ओर नज़र दौड़ाई, लेकिन उसे वो कहीं नहीं दिखा जिसे वो देखने आई थी। लंबी चौड़ी सीढ़ियां ऊपर की तरफ जाती थीं। नीचे हर ओर सन्नाटा पसरा था, एक ऐसा सन्नाटा जो किसी मौत से भी गहरा था। उसने दिल को मजबूत किया और सीढ़ियां चढ़ने लगी। पहले फ्लोर पर किसी कमरे में क्रिश्चियन नहीं मिला। वह अब सेकंड फ्लोर पर जा पहुंची। आखिर में जब उसने सबसे आखिरी कमरे का दरवाज़ा खोला तो सामने का दृश्य देखकर उसका दिल थम गया। वहां बिस्तर पर सूट बूट पहने, बेहद कमजोर हालत में क्रिश्चय पड़ा हुआ था। उसका चेहरा पीला, होंठ सफ़ेद और सांसें भारी थीं। आव्या के कदम रुक गए। तुम्हें यहाँ आने की परमिशन किसने दी? क्रिश्चय ने बहुत धीमी आवाज में कहा। वह थका हुआ था, टूटा हुआ था, लेकिन आव्या अब सब कुछ भूल चुकी थी। वह बिना कुछ बोले उसके पास पहुंची। उसने अपना हाथ उसके माथे पर रखा और उसके शरीर की गर्मी से कांप उठी। अगले ही पल आव्या ने बिना वक्त गवाए अपने बैग से फीवर वाली मेडिसिन्स की 2 गोलियां निकाली और बैठकर साइड टेबल पर रखें। मिनरल वाटर की बोतल उठाई। उसने क्रिश्चिया का सर अपने हाथों में उठाया और फीवर की मेडिसिन ज़बरदस्ती उसके मुंह में डाल दी। लेकिन क्रिश्चिया इस हालत में नहीं था कि वह पानी का एक सिप भी ले सके, इसलिए फीवर की दोनों गोलियां उसने उगल दी। उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चली थी। आव्या ने फिर से 2 गोलियां निकली और उसके मुंह में डालकर उसे पानी पिलाना चाहा। क्रिश्चिया तो इस कंडीशन में भी नहीं लग रहा था कि वह दवाई खा सके। दूसरी बार भी क्रिश्चिया ने गोलियां उगल दीं। उसका शरीर बुरी तरह से बुखार में जल रहा था, जबकि कमरे में टेम्परेचर काफ़ी गर्म था। बावजूद इसके उसका बुखार काफ़ी बड़ा हुआ था। क्रिश्चिया की हालत देखकर आव्या बुरी तरह से घबराई हुई थी। वह बुरी तरह से बुखार में जल रहा था। आव्या को समझ नहीं आया कि क्या करे। डॉक्टर को बुलाए तो इस जगह तक आने में 1 घंटा लगेगा, उसे कहीं ले जाए तो और वक्त लग जाएगा। लेकिन क्रिश्चिया की हालत इतनी खराब थी कि 1 मिनट भी इंतज़ार करना मुश्किल था। तभी उसे याद आया, जब वह छोटी थी उसकी मॉम उसके माथे पर ठंडी पट्टियाँ रखती थीं जब उसे बुखार होता था। वह भागकर किचन में गई, फ्रिज खोला, अंदर सिर्फ चिल्ड मिनरल वाटर की बोतलें रखी थीं। उसने कुछ बोतलें उठाईं, एक टॉवेल लिया और वापस दौड़ी। क्रिश्चिया के पास पहुंचकर उसने उसकी शर्ट के बटन खोले और ठंडे पानी में भीगे तौलिए से उसके शरीर को पोंछने लगी। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, पर हर स्पर्श में प्यार था, डर था और दुआ भी थी। धीरे धीरे क्रिश्चिया का चेहरा थोड़ा रिलैक्स दिखने लगा। उसकी सांसें अब उतनी भारी नहीं थीं। चेहरे की तनी हुई रेखाएं डीली पड़ने लगीं। आव्या लगातार उसे ठंडे पानी से पोंछती रही, उसके माथे, गर्दन और छाती पर। वह देख रही थी कि धीरे धीरे क्रिश्चिया का तापमान कम हो रहा है। थोड़ी देर बाद क्रिश्चिया गहरी नींद में जाने लगा। उसके होंठों पर हल्की सांसें चल रही थीं। चेहरा शांत था, जैसे सारा दर्द अब नींद ने चुरा लिया हो। आव्या ने उसके जूते उतारे और घुटनों के बल उसके पास बैठ गई। वह उसे ऐसे देख रही थी जैसे कहीं वह फिर से उसकी बाहों में लौट आए। उसका चेहरा झुककर क्रिश्चिया के पास आया। उसने देखा, क्रिश्चिया के लिप्स अब भी सफ़ेद थे, लेकिन उनमें वही मासूमियत थी, वही खूबसूरती जो कभी उसे पागल कर देती थी। कमरा अब शांत था, सिर्फ एक हल्की सांस की आवाज़ और 2 दिलों की अनकही धड़कनें। यह अनकही मोहब्बत का पल था, जहाँ ना कोई वादा था, ना कोई शब्द, सिर्फ एक एहसास था कि शायद यही है इश्क का आगाज़। आगे कहानी में क्या होता है जानने के लिए सुनते रहिए क्रिश्चिया और आव्या, इश्क का आगाज़।